अच्छा जी, आज जो हम बात करेंगे, कुछ हिस्सा जो बेसिक हमने कल कवर किया था, कुछ हिस्सा हम बेसिक का आज कवर करेंगे, जिसमें हम तीन चीजों के जो मुतालिक बात करेंगे। नंबर एक, जो मोस्टली रूटीन में यूज होने वाला काम है वो है लाइन वर्क। हम लाइंस की इकसाम को जानते हैं, लेकिन शायद उस तरह नहीं जानते जो उसकी बेसिक्स हैं। हमें यह पता है कि जी कंटिन्यूस लाइन है, हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है, डॉटेड लाइन है। तो इन पता हमें जरूर है कि लाइंस की इकसाम है, लेकिन वो लाइंस उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है एक्चुअल में, उन पे शायद हमारा फोकस जाता ही नहीं है। तो एक रीजन ये भी होती है कि हमें समटाइम एक्चुअल में पता ही नहीं होता हमने यहाँ पर कौन सी लाइन का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ये बेसिक्स का हमें कम से कम पता होना चाहिए कि लाइन की टाइप्स और उनका यूजेज, और फिर ये लाइन दरियाफ्त क्यों हुई। मतलब अगर सेंटर लाइन है तो क्यों बनाई गई, डॉटेड क्यों बनाई गई, कंटिन्यूस के साथ भी हो सकता है काम। फिर ये लाइंस क्यों वजूद में कैसे कैसे आती हैं, तो उस पर बात करते हैं। एक टॉपिक जो हम इसमें ही आज एक मर्ज करेंगे वो है रिवर्स इंजीनियरिंग का, कि रिवर्स एक्चुअल में क्या चीज होती है। उस पर भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हैं, शायद नहीं है क्लियर, तो उस पर भी बात करेंगे जी रिवर्स एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है जी टाइप्स ऑफ लाइन, के लाइन की इकसाम। आप जैसे जैसे अपनी स्किल्स को एक्सपैंड कर रहे होते हैं ना, वैसे वैसे आप लाइंस को मॉडिफाई भी करना शुरू कर देते हैं कि यार ये लाइन शायद सूटेबल है, ये लाइन। उसके बाद फिर कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं, जैसे एशिया का स्टैंडर्ड और है, अमेरिकन स्टैंडर्ड और है, और जर्मन स्टैंडर्ड और है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी लाइन मॉडिफाई हो रही होती हैं, मतलब रद्दो बदल उसमें होती है, चेंज हल्का सा उसमें कल 19-20 हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी हम जिसको कंटिन्यू कहते हैं वो उसको कुछ और कहते होंगे, नाम वही रहेगा, सब कुछ वही है, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम कंटिन्यू लाइन जो होती है हमारी, कंटिन्यूस लाइन विदाउट एनी ब्रेक। कंटिन्यू का मतलब ही होता है कि जी चलते रहना विदाउट एनी ब्रेक, वो कंटिन्यू लाइन है। अब वो कंटिन्यू आपकी इस पोजीशन में हो, स्ट्रेट हो, एक स्क्वायर बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, किसी भी जुमरे में आए तो वो कंटिन्यू है, जिसमें ब्रेक नहीं है किसी किस्म का। चाहे वो कॉर्नर से ब्लेंड हो रही है, आर्क के हिसाब से मुड़ रही है, राउंड के हिसाब से है, स्प्लाइन के हिसाब से है, जैसे भी है वो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, अब वो आती है जी जिसको हम मोस्टली हिडन लाइन जानते हैं। कुछ इस तरह की। अब इसकी लेंथ भी वही होगी जैसे कंटिन्यू आप जितनी मर्जी ले जाएं, इसको हिडन को भी जितना मर्जी लंबा कर लें, लेकिन इसकी एक पहचान है मखसूस। जैसे हम कहते हैं ना यार फलाना बंदा, उसकी एक मखसूस पहचान है। जो तरखान है उसको आप लकड़ी की वजह से, काम की वजह से जानेंगे, मोची को जूती सिलाई करने से जानेंगे, लोहार को लोहे के काम से जानेंगे। तो इस तरह ये इसका पैशन भी और प्रोफेशन भी, दोनों चीजों का आपको आइडिया भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। अभी हमें इसका प्रोफेशन जरूर पता है, यार हिडन है, हिडन का काम तो यार बोलते समझ आए थे कि जी छुपी हुई ऐसा एरिया देखना कंटिन्यूस में जो छुपा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, आंख को नजर नहीं आ रहा, एग्जिस्टेंस है उसकी, मौजूद है लेकिन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो हिडन में शो होगा हमारी अगर ड्राइंग व्यू से देखते हैं। अब चलते हैं इसके पैशन की तरफ कि एक्चुअल में ये किस तरह है, हम इसको किस तरह रीड करें, या हमें एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि यार ये लाइन जो हिडन लाइन है। अब होता ये है, हिडन का ये एक क्राइटेरिया होता है और एक ये क्राइटेरिया होता है। यहां पे
बेसिकली ये इसके साइजेस हैं। अब ये जो साइज है यहां पे 1 mm होना चाहिए। जो कंटिन्यू एरिया 1 mm। अब उसके आगे जो गैप एरिया है, ये जो गैप आ गया अगेन 1 mm। अब इस तरह ये 1 m कंटिन्यू, 1 m हाइड, कंटिन्यू हाइड, कंटिन्यू हाइड। हिडन का मतलब भी यही होता है कि जो आपको एग्जिस्टेंस के साथ मौजूदगी भी जाहिर करे और नजर भी ना आए, वो हाइड है। एक चीज है ही नहीं है तो इसका मतलब वो है ही नहीं है, हिडन में नहीं आएगी, ठीक है ना, वो है ही नहीं है। एक चीज मौजूद है आपको नजर नहीं आ रही, वो हाइड है। जैसे इस ड्रॉअर में कोई चीज पड़ी है, मौजूद है, नजर नहीं आ रही, इसका मतलब वो चीज हाइड है। अगर वो चीज है ही नहीं है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार वो इस दराज में पड़ी हुई है लेकिन नजर नहीं आ रही, वो तो मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कंटिन्यूस भी है, वो जो 1 मिलीमीटर है वो कंटिन्यूस भी है। वो इस चीज को जाहिर कर रही है कि जो कंटिन्यूस यहां पे मौजूदगी है, और जो गैप है वो इस चीज को जाहिर करता है कि ये एग्जिस्ट जरूर कर रही, नजर नहीं आ रही। एक्चुअल में हिडन लाइन का पर्पस ये होता है कि कंटिन्यूस एंड हाइड, मतलब मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, नजर नहीं आ रही, तो इसको आप हिडन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं जी लाइन पे, सेंटर लाइन पे। कुछ इस तरह की होती है हमारी सेंटर लाइन। बात जब सेंटर की तो हम वैसे ही आइडिया हो जाता है कि यार कोई मिड है, बिल्कुल दरमियान है, बिल्कुल दरमियान है। और मोस्टली यूज भी इसके लिए ही हो रहा था, हम पार्ट को डिवाइड करें, होल्स को डिवाइड करें, किसी भी चीज को उसका सेंटर पॉइंट देखने के लिए। तो ये एक लाइन जो हम उसमें रखी जाती है, सेंटर लाइन लगाई जाती है। क्या आप में से किसी को पता कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है सेंटर में? कंटिन्यू भी लगा सकते हो, नहीं अगर मैं कंटिन्यू भी लगा दूं या हिडन लगा दूं तो सेंटर लाइन ही क्यों लगा रहे हैं? अगर इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, कुछ भी रख देता हूं, XYZ लाइन रख देता हूं, तो फिर आप क्या करोगे? तब भी सेंटर में यूज करोगे। ये स्पेसिफिक ऑफ सेंटर के लिए है। मैं सर एक बात कर रहा हूं कि जी अगर इसका मैं नाम ही चेंज कर दूं, अब इसका नाम सेंटर लाइन नहीं रहता तो क्या करेंगे? लेकिन इसकी शेप तो जाहिर करेगा। वो ये तो वही बात है ना कि जो आप तक पहुंची हुई बात है ना कि ये सेंटर लाइन है। अब वो सेंटर लाइन क्यों है? क्या मैं इससे कंटिन्यू मॉडल नहीं बना सकता? बन सकता है। क्या मैं इस लाइन के साथ हिडन जो एरिया था वो नहीं शो कर सकता? या मैं जहां पर सेंटर लाइन लगनी है वहां पे हिडन लाइन नहीं लगा सकता? सारा कुछ हो सकता है। तो ये लाइन ही मैं मिडल में क्यों यूज करता हूं? मेरा तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि मैं यही लाइन मिडल में, सेंटर में क्यों यूज कर रहा हूं जबकि सारी हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जी वो होती नहीं है। सर मैं इस थ्योरी से थोड़ा सा पीछे जाके बात कर रहा हूं कि जी आप इसका नाम शाम छोड़ दें। मेरा सवाल जो वो है ना उस पे जो ना गौर करें कि मैं कह रहा हूं कि ये लाइन ही क्यों लगती है सेंटर में। रीजन होगी तो लगेगी ना। जैसे मैं कहूँ जी फिर वही बात कि ड्राफ्ट्समैन ही क्यों ड्राइंग बनाता है, प्लम्बर क्यों नहीं बनाता? तो इसका मतलब ड्राफ्ट्समैन का काम है, वो करेगा, सही है ना। अब वो जो ड्राफ्ट्समैन है उसके पीछे उसकी स्टडी, स्ट्रगल, उसकी थ्योरी, प्रैक्टिकल सारा कुछ है, तो वो ड्राफ्ट्समैन है। अगर वो प्लम्बर के पास वो थ्योरी होगी तो वो प्लम्बर नहीं होगा, ड्राफ्ट्समैन होगा, तो वो भी वही काम ड्राइंग्स वगैरह कर रहा होगा। इसका मतलब हमें इस बात से ये जरूर आइडिया होता है कि यार इसका जो पर्पस है वो ये जरूर है कि इसने सेंटर में कुछ ना कुछ तो काम ऐसा करना है कि जो ये ही काम कर सकती है। ठीक है जी। अब इस पे पहले मैं इसकी डिवीजन को चेक कर ले। अब इसमें जो कंटिन्यू एरिया है
अब इसमें आप गौर करें, थोड़ा सा ज़हन को थोड़ा सा ना रिवॉल्व करें, कुछ चीज आपको निकलेगी इसमें से। जी जी फोकस करें, हिडन से इसमें कंटिन्यू भी है इस एक लाइन में, बिल्कुल इसमें हिडन भी है बिल्कुल। इस एक लाइन में। यानी उन दोनों लाइनों से पहले हम मिलके अब इन दोनों लाइंस को जो पहले हमने बात की जी जी इस पे सोचें, कंटिन्यूटी भी है, हाइडेंसी भी है। अब सेंटराइज हमेशा वो चीज होती है जिसमें दोनों चीजें पाई जाएं, जिसमें दोनों क्वालिटीज हो, कंटिन्यूटी भी हो और हाइडेंसी भी हो, वो सेंटराइज हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम मैग्नेट लेते हैं, मकनातीस, और उसके जो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ते हैं तो वो जुड़ जाता है, जब उसके नेगेटिव जोड़ते हैं तो वो भागता है, आपस में धकेलता है एक दूसरे को। अब यहां पे एक लाइन पॉजिटिव और एक लाइन नेगेटिव है, जब वो दोनों मिलती हैं एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ये एक्चुअल में क्योंकि हम तो पेंट पे कर रहे हैं ना समझाने के लिए, एक्सपेरिमेंटल तौर पे आप ऑटो कैड पे इसको ड्रा करके खुद देख सकते हैं। नीचे एक हिडन लाइन रखें 100 mm की जो 1x1 की हो, अब उसके नीचे उसके ऊपर आप किसी और कलर में कंटिन्यू लाइन रखें 100 की, पोर्शन कर लें 15 मिलीमीटर का। जैसे 15 मिलीमीटर का पोर्शन करेंगे आपको उसके नीचे हिडन लाइन चलती हुई उतने गैप में से नजर आती होगी, वहां से गैप में से नजर आएगी आपको हिडन लाइन भी। सेंटर करने का पर्पज ही ये होता है कि जी इसमें आपकी हाइडेंसी भी है, इसमें आपकी विजुअलाइजेशन भी है कि एक्चुअल में ऊपर से भी नजर आ रहा है, पीछे से भी नजर आ रहा है। क्यों? सेंटर हमेशा रैपिंग पोजीशन में होता है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं उसके ऊपर वो फीता या बांध देते हैं ना, रिबन, वो किस तरह बांधते हैं, बॉक्सिंग करते हैं उसको, इन्वेलपिंग करते हैं। तो सेंटर लाइन एक्चुअल में इन्वेलपिंग पोजीशन पे होती है उसके गिर्द। बात अब समझ में आई है? इसलिए ये सेंटर है कि इसमें कंटिन्यूटी और हाइडेंसी भी है। अब देखो जो ऊपर चल रही है कंटिन्यू आपको नजर आ रही है विजिबल, जब ये घूम के नीचे चलेगी तो हाइड हो गई। इसका मतलब कि ये एक ही लाइन दो करैक्टर निभा रही होती है एक टाइम पे, इसलिए सेंटर इसको कहा जाता है कि ये दो करैक्टर्स के साथ मिलकर एक बनती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब डॉटेड लाइन पे जो डॉट्स अमूमन हम यूज कर भी देते हैं, लगे भी होते हैं, देखते हैं अमूमन किसी की ना किसी ड्राइंग में आ जाते हैं, डॉट्स लगे होते हैं। क्या मतलब होता है जी उसका? नसीर साहब तुसी मोस्ट सीनियर, पहले ताड़े ते क्यों लगाते हैं जी वो डॉट्स ड्राइंग में? क्या पर्पस होता है? आप सब भी जवाब दें, मैं छोटा ना जाओ तुझसे। लगाते हैं मार्किंग वगैरह के लिए ना, ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं। सही है। अच्छा, तो डायरेक्ट लाइन भी लगा, पहले डायरेक्ट लाइन लगाते हैं, फिर उसके ऊपर डॉट लगाते हैं, फिर ये देखो मैं, ये मेरे पास एक थोड़ा सा उसको डार्क करते हैं, इस तरह करके अगर एक पोजीशन है तो मतलब इस तरह करके मेरे पास अब ये डॉटेड लगे हैं लाइन, और इसके यहाँ तक जाके ये सीधा हो जाता है। ये हमारी बॉर्डर लाइन है, तो हमारी अब ये जब हम object अगर मैं करें, हाँ देखूं तो ये जो डॉट है ना वो खत्म ना हो। ये सीधी लाइन है, जी डॉट इस तरह लगे हैं। एक्चुअल में मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, जी जी यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन ही क्यों लगाई? मैं तो हिडन भी लगा सकता था अगर मैंने ऑब्जेक्ट को शो करना था। जी कुछ भी ऐसी अगर मार्किंग के हवाले से करता हूँ हाँ जी तो मैं कोई हिडन लाइन लगा लेता, यहाँ पे कंटिन्यू लाइन लगा लेता, उसका कलर और कर देता, कलर डिम कर देता, लाइन वेट कम कर देता। तो डॉटेड ही क्यों लगाते हैं हम? देखिए ना, पॉसिबिलिटीज भी तो साथ होनी चाहिए ना जी जी बिल्कुल। कि यार ये मैं काम कर रहा हूं, अब कर तो रहा हूं लेकिन क्यों कर रहा हूं? जब आपके पास क्यों का जवाब होगा ना, आप कहेंगे यार ये मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन कर क्यों रहा हूं। उस क्यों के जवाब के ऊपर ना आपका जो माइंड होगा ना वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूं। डॉटेड सजी लाइन हम इसलिए लगाते हैं कि ये कह लें कि हमारा वो हो गया ना, जैसे आप सेंटर पंच कर देते हैं। हाँ जी, तो वो डॉट वही हो गया। ये तो बात है कि जी उनने कीता तो मैं भी उंजी कर रहे हैं, मतलब मैंने उसको देखा तो शायद इसलिए कर रहा था, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो तब से मुझे यही पता कि यार ये इसलिए कर रहा हूँ। तो ये कोई प्रॉपर थ्योरी तो नहीं हुई ना, ये तो है कि जो उस बंदे ने किया
मैंने उसको देखा, उससे मैंने सवाल किया, उसने मुझे जो भी बता दिया मैं उस पर आमीन करके हर काम चल के पड़ा। रूल्स हैं, रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारा जो अलमिया सबसे बड़ा ये होता है कि जी हम सवाल करते जरूर हैं, उतना करते हैं जितना नहीं, जरूरत के अलावा सिर्फ उतना करते हैं जितना हमारे जहन में आ सकता हो, हाँ सर। उससे ज्यादा हम कोशिश नहीं करते। हालांकि कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। एक तो ये भी वजह आती है कि जी हमें चाहिए उतना, एक ये भी वजह आती है कि शायद हमारा माइंडसेट ही उतना होता है, हम उससे ज्यादा सोच नहीं पा रहे होते। तो तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि हम हमेशा जल्दी में होते हैं किसी भी काम के लिए। तो हमें होता है कि यार इन्हीं की चाहिए चीज मैं ले ला, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, तो उस पर हम टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। ठीक है, मकसद क्या होता है, हम बात हम उसके एक्चुअल जो मकसद है, पर्पस ऑफ यूज, वो है कि क्यों करते हैं। अच्छा जी, ये डिफरेंट कह लें कि मौके की मुनासबत से हर जगह पे इसकी कह लें कि डिफरेंट होती है रिक्वायरमेंट। अब देखें, सपोज करेंगे जी ये मेरे पास एक फोर्ज पार्ट है, जी। टू साइडेड ड्राफ्टेड है, फोर्ज हो गया, आगे पार्ट पड़ा होगा। अब मैंने इसको करना है मशीन। उसके लिए मुझे, जब मैं ड्राइंग पे जा रहा हूं एक्चुअल में, तो मुझे यहां पे इसके मार्जिन शो करने हैं। बेसिकली डॉटिंग लाइन, जो डॉटेड लाइन होती है, वो उसके मार्जिन के लिए होती है। बॉर्डर आपने कुछ हद तक बताया कि जी बॉर्डर है, लेकिन वो बॉर्डर किसके लिए है? मार्जिन होते हैं आपके मशीनिंग के, यदि यहां से हमारा टूल गुजरना है, इतना इतना हमें बचाना ही बचाना है। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है कि जी हम डॉटेड में पहले मशीन बना लेते हैं पार्ट, उसको रख के उसके ऊपर फोर्जिंग चढ़ा के देख लेते हैं, अब यार कहीं 19-20 तो नहीं हो रही, पीस उसमें से मशीन हो रहा। तो एक्चुअल में डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि जी आपका बॉर्डर फॉर मार्जिन ऑफ मशीनिंग, कि आप उसमें रख के देख रहे हैं कि यार मेरी यहां से टूलिंग होनी है और मेरा पार्ट इसमें सही सलामत निकलेगा, कोई इस पे दाग शाग नहीं आएगा, कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि मैं बाद में कहूँ यार ऊंडाई थोड़ी खोल लो, ग्राइंडर लगा लो, सीएनसी पे चढ़ा लो, प्रोग्राम ठीक करा लो। तो सबसे पहले क्योंकि ड्राइंग में ही काम करना होता है, तो उसमें आप ये बड़े आराम से देख सकते हैं चीज। अब तो हम खैर और थोड़ा सा डिजिटलाइज हो रहे हैं कि जी हम उस पर 3D पे 3D रख के देख रहे हैं यार, उसमें मशीनिंग फोर्जिंग हमें वैसी नजर आ रही है। लेकिन पहले जो होता था, और ड्राफ्ट्समैन का आज भी वही करैक्टर है कि उसको करना ही करना है ये काम। ठीक है, इवन कि अगर हम 3D में भी मूव हो रहे हैं ना, तो भी काम हम वही कर रहे हैं, वही करते हैं, काम वही है, काम की नोयत थोड़ी सी चेंज हुई है, बेसिक्स वही है, काम हम वही कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जी। रिवर्स इंजीनियरिंग। अच्छा जी, सारे पढ़े लिखे हो, आओ ये तो क्या संदेश है यार, सच्ची में जी पढ़े लिखे हैं। माशाल्लाह। क्या मतलब है इसका? एक छोटा सा वर्ड है, रिवर्स उल्ट करना, पहले पहले से बनी हुई चीज को दोबारा ये तो किसी से भी पूछ लो, रिवर्स उल्टा चलना इंजीनियरिंग। मैं एक्सपेंडेड डेफिनेशन एक्चुअल में पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है इसका? किसी पार्ट को कॉपी करना। नहीं पहले से बनी हुई चीज को दोबारा बनाना। सर, ये तो वो परसेप्शंस है ना, मफरूजे जिन्हें मर्जी दे जो। मैं एक्चुअल में पूछ रहा हूँ इसका मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू देखें यार, ये चेयर है बैठने के लिए, फिर पहिए क्यों लाए ने? स्टील क्यों नहीं है? शोर ना हो, चींचा चींचा। अच्छा जी, टाइम शॉर्ट है जी, बैक टू द पॉइंट। रिवर्स इंजीनियरिंग का पर्पस, मतलब हम इस पे तो पर्पस पे बात कर रहे हैं ना। आप पर्पस जो वो बयान कर रहे हैं जो प्रिस्क्राइब है कि यार रिवर्स उल्टा चलना, इंजीनियरिंग बस वो
कैंचियां छुरियां लैके तो चढ़ जाओ उत्ते, मतलब वर्नियर पकड़ लो, गेजेस पकड़ लो, नाप लो, तोल लो और चीज बस। आप इसको इंजीनियरिंग कह रहे हैं, रिवर्स उसको ले रहे हैं कि यार इसकी कॉपी कर लेना। ये वो डेफिनेशन है जो मॉडिफाइड होके आप तक पहुंची है। जी एक्चुअल में मैं पूछ रहा हूं कि यार थोड़ा सा अगर आप जेन को खपाएंगे ना, मतलब इसकी डेप्थ में जाकर सोचे ना बात को, बात मान लेते हैं हम जी, रिवर्स उल्टा चलना या गो फॉर बैक, ठीक है। अब ये तो हो गया जी गुजरे हुए कल से राबता करना या गुजरे हुए जमाने में चले जाना, उसको रिवर्स कहते हैं। इंजीनियरिंग बेसिकली वर्ड जो है वो कहां से निकला है? इंजन से। पहली बारी को सही जवाब देता है, कुछ तो फायदा है ना ऑनर बीटेक का। खैर मैं कहना कि जे भी नाना देंदे जवाब, तो मैं कहना सी आप फ्री नहीं यार। नहीं अप्रिशिएट भाई करना चाहिए। चलो इंजन से निकला हुआ वर्ड है जी इंजन। अब बात, क्योंकि हमने जब डेप्थ में जाना होता है ना, हम उसकी जो क्राइटेरिया हमारे आगे पड़ा होता है ना, हमने उससे बाहर निकलना होता है। मतलब उस कैद में जो होते हैं ना, हमने उससे बाहर निकलना होता है, तो जाके आप उस किसी भी चीज को जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसको खंगालते हैं। अब देखो इंजन बेसिकली हम, क्योंकि वापस जाते जाएंगे ना हम उसकी बेस तक, किस तरह जाते हैं, स्टेप्स उतरते जाएंगे तो बेस पे पहुंच जाएंगे। इंजन क्या होता है? अब सिंपल सा जवाब इसका जो आपके जेहन में है, ये मोटरसाइकिल या गड्डी का जरा आपकी व्हीकल को मूव करवाता है, इंजन वो है। एक्चुअल में ये आपकी परसेप्शन गलत है, इंजन उसका नहीं है। मशीन तो है, मशीन का काम भी बेसिकली मशीन फॉर मैकेनिज्म। अब मशीन का काम क्या होता है? किसी भी उस हिस्से को या उस एरिया को कवर करना जिसमें ह्यूमन और ह्यूमैनिटी का अमल दखल कम से कम हो। मशीन, क्योंकि मशीन मैकेनिज्म्स प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है ना। वो मैकेनिज्म को जब प्रोड्यूस करती है तो उसका मतलब है कि जो बंदे ने, जैसे लिफ्ट चलती हैं तो वक्त बचाती हैं। पहले क्या होता था, कोई सामान लेके जाना, मोटे ते बोरी रख के जानी। अब लिफ्ट है जी, फटाफट आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसका मतलब उसमें मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं ना। अब इंजन का बेसिकली मतलब भी मैकेनिज्म्स है। जो बेसिक वर्ड का मतलब बता रहा हूं कि इंजन का मतलब मैकेनिज्म है, जो कि मशीन प्रोड्यूस कर रही होती है एक्चुअल में। मतलब खराद क्या कर रहा है? मैकेनिज्म के साथ काम कर रहा है ना, तो मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है वो। इंजन का मतलब मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर दूसरे हम इसको चार्ट में अगर ले जाते हैं, दूसरी अल्फाज में हम इस बात को समेटते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन इंजन प्रोड्यूस करती है। अगर मैं मैकेनिज्म और इंजन को एक बात मानता हूं तो मैं ये भी कहूंगा कि जी मशीन इंजन प्रोड्यूस करती है। या ये बात इस तरह भी कर सकता हूं कि मशीन की जो इंजीनियरिंग है वो आपको काम करने में मैकेनिज्म की सपोर्ट करती है या हेल्प करते हैं वो मैकेनिज्म आपको काम करने में। तभी आपके जो हाथ से काम करने वाले हैं वो नहीं होते, वो आप नहीं कर रहे हैं, फिर मशीन से करेंगे। अब मैकेनिज्म को आपने जेहन में रखना कि इंजन बेसिकली मैकेनिज्म्स है। अब मैकेनिज्म को आप रिवर्स के साथ जोड़ें। अब जब आप इस पूरे वर्ड को जोड़ेंगे तो आपकी वो जो अभी परसेप्शन थी कि यार किसी चीज को देख के बना लेना, वो गलत हो जाएगी। तो मैकेनिज्म्स को देखना और देख के मैकेनिज्म को रिवर्स करना, तो ये तो वही बात है कि जी तारा सीधियां लगी हैं, पक्का सीधा चला, पुठियां ला पुठा चल गया। ये तो आपने वो बात कही, फिर जो आपने बात की है उसका ये लुबे-लुबाम ये निकलता है कि जी रिवर्स मैकेनिज्म का मतलब ये है कि मशीन सीधी क्लॉकवाइज और मशीन उल्टी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों नसीर साहब? बेसिकली जो रिवर्स, जिसको हम इसके साथ जब जोड़ के हम बात कर रहे होते हैं ना रिवर्स की, तो उस वक्त हमारे जेहन में तीन चीजें होती हैं। जा तो सोना बाहरों फैक्ट्री बाहर चले जा। रिवर्स
हम मैकेनिज्म के साथ जोड़ते हैं तो 3 बातों के ऊपर हम उसको जोड़ सकते हैं, 3 बातों पे। नंबर 1, कॉपी, किसी भी चीज को कॉपी करना, कि मैंने देखा उसको वो ऐसे कर रहा है तो मैंने उसकी कॉपी की। अब वो सीढ़ियां ऐसे चढ़ रहा है, मैंने भी ऐसे चढ़ी, वो सीढ़ियां ऐसे उतरा, ऐसे चढ़ी, उन्हें को सीढ़ी जो ओदा बाई फाड़ के उतों झूठा लिया के सीढ़ी ना पौड़ी ना उतरन दे। होता ना बच्चे, स्कूल में हम क्या करते थे, तो सीढ़ी तो ऐसे चढ़ने के लिए है, तो उसके साथ वो जो उसका वो कंट्रेल होती है, तो बच्चे क्या करते थे, उसके साथ लटक के या उसके ऊपर बैठ के झूला लेके उतरते थे, हम भी उसके पीछे पीछे लग जाते थे। ये था कॉपी। अब ये वो कॉपी थी जिसके ऊपर हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस टोर पे मगर। अब हमें नहीं पता उसकी प्रैक्टिस, वो 1 साल से ऐसे उतर रहा है, मैं पहले दिन चढ़ा मैं डिग पिया, लतमा तोड़ा ले बंदा। यहां पे ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, कॉपी, लेकिन विद रेफरेंसेस। आपको नहीं पता वो बंदा ये काम कब से कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस, बात समझ रहे हैं? तो आप जब उसको कॉपी करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस कम से कम, नहीं तो आपको उसकी थ्योरी जो है, जो वो यूज करता है अपनी कॉपी में, आपके पास वो होनी चाहिए, तो वो आप कॉपी करने के लायक है। जैसे उर्दू का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि नकल में भी अक्ल की जरूरत है। अब नकल तो कॉपी को कहा गया, अक्ल क्या है, उसकी थ्योरी को। बात समझ रहे हैं कि उसकी थ्योरी है वो जो अक्ल आपको चाहिए। कि उन्होंने लिखदा एकदम पेन नहीं लगे, तो तुम भी कहो यार ने एनू कीता पेन, तो तुम भी नाल लाइन ला लो, इसका मतलब उसका तो वैसे हाथ हिल गया तो लाइन लग गई। अब उसमें आप में इतनी अकल हो गया, आप कहेंगे नहीं नहीं यार ये तो उसका हाथ हिला है, एक्चुअल में इसका थीम ये है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आपको उसकी थ्योरी भी होनी चाहिए उस कॉपी के लिए। सेकंड, आपके पास जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं, उसकी मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। अगर आप खुद को कह रहे हैं ना मैं ड्राफ्ट्समैन हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ड्राफ्ट्समैन होता क्या है, एक ड्राफ्ट्समैन के पास क्या होता है। मैंने ऐसे ड्राफ्ट्समैन देखे हैं, जेन्युइन मैंने ऐसे ड्राफ्ट्समैन भी देखे हैं कि जिन्होंने जेबां चो गेजां निकलदी हैं, कपड़े झाड़न दे विचों वर्नियर टिकदा है, इस तरह के भी मैंने ड्राफ्ट्समैन देखे हैं कि जिनमें जिनको पैशन के साथ होता है, पैशनेट होते हैं ना अपने काम के साथ। और इस तरह के लोग भी होते हैं कि आए 2 लाइना लाइया, तीजे दिन भुल गए, हूं एक दूजे ना वेखना, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ तेरी गल हुई है, ठीक है। तो पैशनेट जब किसी चीज को आप करते हैं ना तो उसमें डूब जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको उससे जो भी आप काम कर रहे हैं ना उसकी मुकम्मल जानकारी है, जो भी आप काम कर रहे हैं। मतलब ड्राफ्ट्समैन से हटके भी कोई काम है, जो दूध बेच रहा है उसको उसके काम की मुकम्मल जानकारी होगी तो वो बेचेगा। बंदा गड़ दवे किलो के पैसे पाओ गड़वी दवे, घाटा पैना ना। फिर इन्हें भी पता हो लै भी 2 किलो बचे 4 गाहक पे ने, इन्हें ਵਧਾਣਾ किवें मैं 4 गाहकों च, ये भी जानकारी है, टेक्निक्स हैं। देखें जी टेक्निक्स है ना। अब ये वो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, थ्योरी उस कॉपी के लिए कि वो बंदा कैसे कर रहा है, जो कॉपी में कर रहा हूं इसकी थ्योरी क्या है। आपको आपकी स्किल्स की, टेक्निक्स और पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। नंबर 3 जो सबसे मेजर चीज है आपके लिए वो है कॉन्फिडेंट होना। आपका आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है, मेजर। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये बात मैं पता किसकी कर रहा हूं, रिवर्स की बात हो रही है, भटकना जाना अपने टॉपिक तो, क्या हम रिवर्स पे बात, फोकस रिवर्स पे है। और ये 3 चीजें रिवर्स की बेस है। नंबर 1 कॉपी अलोंग विद ऑल थ्योरी। नंबर 2 आपको अपने स्किल्स की जानकारी। नंबर 3 कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस एक कहता ना, ऐसे कहना यार होशियार चलाक, एक ऐसे कहना 1.5 शाना है, होशियार चलाक और 1.5 शाना। अब होशियार चलाक तो हम शाबाशी में कहते हैं ना यार बड़ा होशियार बड़ा चलाक है, तो 1.5 शाना कहते हैं चल ना जा एडा तो 1.5 शाना,
ठीक है ना। इसका मतलब है कि जी एक जो आपका एज है वो है जी पॉजिटिव, दूसरा एज है नेगेटिव। तो आप जब उस पॉजिटिविटी को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी में घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बड़े खतरात हैं, मतलब इससे आगे फिर बंदा जिसको कहते हैं ना तकब्बुर में, जो मैनू आंदा किसी को नहीं आंदा, मैं ते आई बड़ा इंज ते मैं ले आओ फिर इस तरह ते उस तरह। तू कशान वाल क्यों वेखिया? बात का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, होने ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है ना। एक होता है, जैसे मैं मिसाल देता हूं, कॉन्फिडेंस क्या होता है, मुझे कोई कहे यार गड़ी शो जाना है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है हाँ मैं जा सकता हूं, लेकिन इसमें मैंने एक मार्जिन रखना है, वो मार्जिन कि जिसमें मुझे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये कॉन्फिडेंस की इकसाम है या उसका रूल एंड रेगुलेशंस है कि मुझे इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, तो मैं उसमें उतना मार्जिन रखूं। मैं जवाब ये दूंगा हाँ यार मैं जा सकता हूं, लेकिन शायद मैं इस गली से होकर चला जाऊं, अगर सड़क पे रश होगा तो मैं गलियों में से हो जाऊंगा, अगर गलियां बंद हुई तो यार मैं इधर से हो जाऊंगा। अगर तो ये है मेरा कॉन्फिडेंस कि यार मैं जा तो सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे ये इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, ये रुकावटें भी आ सकती हैं, यहां से मुझे कुछ ना कुछ कोई और जुगाड़ भी लगाना पड़ सकता है। एक होता फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे कोई गड़ी शो जाना हो, कड़ी गल है पे गड़ी शो 5 मिनटा जो हो गया है ना। अब वो है आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कर रहे हैं, पता लगे दरोगे वाला ना टपया जाए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ है, बाइक खराब हो गई, आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी है। अब आप जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो आपका इमेज फर्क क्यों, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी ज्यादा आप पे बढ़ जाती है कि आपकी उतनी स्किल्स नहीं होती जितना आप बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। इस चीज से बचना है, तब बचेंगे जब आपको अपनी स्किल्स का पता होगा। बात रिवर्स भी हो रही है, बार बार असली याद करेंगे, भूल ना जाना। बात हम रिवर्स से शुरू हुए हैं, जो उसकी मेजर 3 चीजें उस पर हम बात कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर। ये 3 चीजें इसके कानून के तौर पर हम नाफिज करते हैं, ठीक है। अब वापिस आते हैं कि जी हम जो आज की परसेप्शन है, ये चीजों व्याख्या कॉपी कर लिया, ये है जी रिवर्स इंजीनियरिंग। जो हमारी आजकल की जो ख्याल है ये ख्याल पैदा क्यों हुआ? क्योंकि जी हम कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, जाहिर है उसको नापने के लिए, पैमाइश करने के लिए औजारों की जरूरत होगी। औजार कौन से चाहिए यार? जो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। ये मैं परसेप्शन बता रहा हूं, जो आजकल जो हमारा ख्याल आजकल है, मतलब जो हम कहते हैं यार चीज कॉपी करनी। अब इसको बनाना है तो जी औजार चाहिए। औजार कौन से चाहिए यार? मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के, वो उसमें तो बड़े होते हैं यार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ड्राफ्ट्समैन की फील्ड है ना उसके, अब उसमें भी काफी होते हैं यार। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ड्राफ्ट्समैन के ऑटोमोटिव के बंदे होंगे ना, उनके औजार चाहिए। अब ये एग्जैक्ट पोजीशन है। अब उसमें क्या जी गेजेस हैं, उसमें फिक्चर भी हो सकता है, उसमें वर्नियर हो सकता है, उसमें रेडियस गेज, माइक्रोमीटर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट मैकेनिकल तक रहते उसमें तो थोड़ा भी आ जाएगा, थोड़ी भी आ जाएगी, ठीक है। उसमें सेंटर पंच, चीज रिंग, फलानी 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 चीजें सारी आ जाएंगी। जब आप आगे चलेंगे तो फिर इसका मतलब आप ड्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं जी। अब ड्राफ्ट्समैन का तो काम यही है। अब इसको आप देखेंगे, देखने के बाद आप इसको ट्रेस आउट करेंगे कि यार ये क्या चीज है, इसके एक्चुअल में साइजेस क्या है। फिर आप उसके बाद अपनी कैड की मदद लेंगे, जाहिर है ड्राइंग करेंगे। जब कैड नहीं हुआ करता था, ऑटो कैड नहीं हुआ करता था, ड्राइंग कैसे बनती थी। इंजीनियरिंग आज की नहीं हो रही। इंजीनियरिंग 1500, 1550, 1450, 1500 के दौर में शुरू हुई है। 1450, 1500 के दौर में शुरू हुई है इंजीनियरिंग। आज तो हम कैड शैड फलाना फलाना 3D डायरेक्ट, उस वक्त तो ये नहीं चीजें होती होंगी लेकिन थी तो तब भी, और शुरू भी रिवर्स से हुई है। कल हमने इस बात पे बड़ी जनरल बात की थी कि जी काम शुरू रिवर्स से हुआ है। इसको बनाना है ना मैंने, तो सबसे पहले तो मुझे इंजीनियरिंग के लिए वो टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। फिर उसके बाद मुझे इसको ड्रा करना है, इसकी ड्राइंग करनी है। अब चाहे वो आप हाथ से कर रहे हो, जिसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं,
जो हमने कल जो चीजें की हैं वो भी थोड़ा सा ताज़ा करें, कि यहाँ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, चीज को देख रहे हैं, उसके साइज नोट कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचेस बना रहे हैं। आप ड्रॉ कर लिया एक स्केच, दूसरा स्केच ड्रॉ कर लिया, या आप डायरेक्ट ऑटोकैड में कर रहे हैं, जो सहूलत है तो सहूलत को कैश करें, डायरेक्ट 2D बना रहे हैं। अगर आप उससे अच्छे स्किल्ड हैं तो आप डायरेक्ट 3D बना रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में अप्रोच कर रहे हैं इस पार्ट को। जब आप इस पार्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो जो मैंने अभी रिवर्स के 3 कानून आपके सामने रखे थे, इस पे अप्लाई करके देखें, आपका विजन अब क्लियर होगा। करें, अब इस पे अप्लाई करें। मुझे ये पेंसिल बनानी है, मुझे ये पेंसिल बनानी है। नंबर 1 कॉपी करना है विद ऑल थ्योरी एंड लॉजिक्स। ऑल थ्योरी एंड लॉजिक्स, सिक्का, ये कट शट, ये ऊपर इसकी कैप, ये वो कलरिंग, ये वो। सेकंड मेरी स्किल्स, उसकी जानकारी कि यार ये मैं कर सकता हूं, हो भी जाएगा, मैं कर लांगा, ट्राई तो करिए। थर्ड है कॉन्फिडेंस, यार ये मैं कर सकता हूं, मैं जब ट्राई करूंगा तो मैं इसको कर लूंगा। जब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि चीज है वो 5 मिनटा चुका होनी बन जाती, बाद पता चलता 4 दिन उत्थे घसीटियां होंदी है, होता है। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चीज चेंज भी हो सकती है। ऐसी चीज नहीं है कि जी तुसी नाल लैके जमे हो तो नाल लैके मर जाना। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये एक वक्ती तौर की आपकी एक जैसी बीमारी आती है ना, फ्लू, खांसी, नजला आया, वो 2 4 5 10 दिन रहा तो चला गया। ओवर कॉन्फिडेंट भी जो बंदा आता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बीमारी है, वक्ती तौर पे आती है, कुछ देर रहती है चली जाती है। हाँ, मतलब जब उसको झटका लग जाता है ना उसका कि यार मेरा बेड़ा गर्क हो ही, ऐसे हो जाता हूँ, तो फिर उसको एहसास हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, आइंदा मैं मुहतात रहूंगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो आप अपने जो है ना दायराकार में रहेंगे। जैसे हदीस नबवी है कि जी चादर देख के अपने पांव फैलाया, तो वो बेसिकली इस बात जुमरे में आती है कि जी आप अपने कॉन्फिडेंस के दायरे में रहें। वो जो चादर देख के पांव फैलाने वाली बात है ना, वो चादर आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपने जब उसके अंदर रहना है, जब आपने उसके अंदर रहना, तो बड़ी चीजें उसके साथ एप्लीकेबल हैं, ठीक है। बात मुक गया टाइम, मतलब बाद में वाइंड अप करता हूं। हाँ, जब अब कॉन्फिडेंस में रहता, तो खैर ये तो हम अपना टॉपिक कवर कर गए हैं। अब बात दूसरी तरफ हम थोड़ी सी करते हैं। मेरा ना शुरू से एक तरीकाकार है कि मैं जब भी बात कोई ऐसी होती है ना, तो उसमें कोई मैसेज जरूर देने की कोशिश करता हूं कि यार एंड ऑफ लेक्चर या एंड ऑफ डे कि आपने कुछ ना कुछ कन्वे किया। यार ये तो स्टडी है, तो स्टडी तो आपकी स्किल्स के लिए बेस्ट है जी। आप स्किल्स कर रहे हैं, स्किल्स सीखेंगे और अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन एक ऐसी चीज जो आपकी शख्सियत और जात के लिए भी होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोई जाते जाते कोई छोटी बहुत एक बात ऐसी कर दें कि मैसेज ऑफ द डे भी हो जाए, उस बंदे के लिए कोई आसानी हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में ऐसी बात कर जाते हैं जिसकी जरूरत शायद हमें तो नहीं होती, या आप 10 बंदे बैठे हैं, 8 को नहीं होगी, 9 को नहीं होगी, शायद कोई ऐसी बात हो जो बिलाल को चाहिए हो, वो बात उसको क्लिक कर जाए। मैं बात कर रहा हूं, कैसी बात भी है। बात हमने वाइंड अप की थी जी कॉन्फिडेंस पे। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस तो सीधी सीधी बीमारी है, बचें उससे जितना हो सके, ठीक है। अपने अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस की जो बेस होती है ना, वो बनती है मैं से। मैं कि यार मैं इंज ते मैं उंज, ए मैं कीता है, मैं इंज भी कर दूंगा, मैं उंज कर दूंगा। तो जो मैं है ना, वो अपने अंदर से मिटाएं। जब वो मिट जाती है ना, तो आप अपने कद के बराबर हो जाते हैं। आपकी जो अक्ल होती है ना, वो आपके कद के बराबर आ जाती है। आप जब अपनी अक्ल को बढ़ाएंगे ना, और अपना साथ कद भी बढ़ाएंगे। अब मैं अक्ल किसको कह रहा हूं? अक्ल मैं कह रहा हूं आपकी शख्सियत को। और जो आपका कद है, सोच, जो आपका कद है और आपकी शख्सियत, जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी ना, ये दोनों चीजें आपकी बराबर होंगी, आप बड़े खुशो खुरम होंगे, खुद को रिलैक्स फील करेंगे। वजह क्या है
कि कुरान पाक में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने जिस गिरोह का कहा है ना कि जो जन्नत में तकिए के साथ टेक लगा के बैठेंगे वो होंगे मुत्तकी, तकवा करने वाले। तो इस दायराकार में सबसे पहले जो एंटर होते हैं ना चादर वाले दायराकार में, सबसे पहले मुत्तकी एंटर होते हैं, तकवा वाले। अब तकवा बड़ी चीजों से होता है, बड़ी सारी चीजों की मंबा है, किसी एक चीज को तकवा नहीं कहते। इबादत है, परहेजगारी है, हकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, हुस्न सलूक, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, ये वो। तो ये सारा हुस्न सलूक इकट्ठा करके आपकी तकवीयत जो है ना वो बनती है, तो तकवा पैदा होता है। जब ये तकवा पैदा हो जाता है ना तो बंदा कॉन्फिडेंट रहता है, कॉन्फिडेंस में रहता है, दूसरे अल्फाज में कहें आजिज रहता है या अपनी औकात में रहता है। तो इसलिए आजिज रहें, अपनी औकात में रहें। जिवें यारां च नहीं लड़ते, कहते अपनी औकात च रहे, तेरी की औकात मैनू गल करांगे। क्यों नसीर साहब अक्सर कह देते हैं, ये सख्त नागुजीर अल्फाज हैं किसी को बोले जाने में। किसी की औकात की बात नहीं करनी चाहिए, किसी की भी तेरी की औकात है, तू कौन है, नहीं करनी चाहिए। वो उसका और ऊपर वाले का मामला है। अगर मेरा उससे कोई क्लैश है, मेरा उसका मामला है, मैं उसकी जात तक रह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि यार तू मेरे नाल गलत कर रहे हैं, तू बुरा शख्स है। तो मुझे अगर उससे कोई गिला शिकवा ना तो मेरी उस तक है। जब औकात की बात आती है तो वो रुतबा है, मर्तबा है जो अल्लाह देता है। तो जिस चीज को अल्लाह ने आपको अता किया, मेरी औकात नहीं है कि मैं उस चीज के ऊपर कोई उंगली उठा दूं, नहीं है। किसी का रंग, चाल, डाल, कुछ भी है, अपना बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का अता किया हुआ। तो उस पे हमारी जुर्रत नहीं है, मजाल नहीं है कि हम उस पर कोई बात कर सकें। लो जी, वाइंड अप।